नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ चार्ज q एंड masses m and m आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट a and b आर डिस्टेंस अपार्ट। मतलब समझिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है इसमें। देखिए अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो इनिशियली आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखिए टू पार्टिकल्स थे आपके पास, इसका भी आपका मास कितना था, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ चार्ज क्यू एम, मास m1 m2 कर लो, है ना, मास m1 m2 कर लो, है ना। हम इसको जनरल क्वेश्चन बना लेते हैं ना, मास m1 एंड मास m2, जनरलाइज वे में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मास m1 m2 करेक्ट, इसका भी चार्ज आपका q है, इसका भी चार्ज आपका q है, इसका मास आपके पास m1 है और इसका मास आपके पास m2 है, ठीक। अभी इसको r डिस्टेंस पे फिक्स किया गया है, समझिए जरा ध्यान से। अभी दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और r डिस्टेंस पे ऐसे फिक्स किया है अभी हमने। इनिशियली ऐसा सिनेरियो आपके पास दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट। इनिशियली अब भाई आपने भी ऐसे पकड़ा, अगर छोड़ दोगे तो भाग जाएंगे रिपेल करके, है ना। तो वही चीज है, वही चीज है। उसने हमसे बोला कि कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, नेग्लेक्ट द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल, ठीक। अच्छा, टू पार्टिकल ईच ऑफ चार्ज क्यू मास m1 m2 आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, है ना, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। मतलब समझो ये दोनों अभी ऐसे रेस्ट पे थे, हमने इसको छोड़ दिया तो ऐसे भाग जाएंगे, ठीक, बहुत दूर तक भाग जाएंगे, इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, ठीक। तो समझिए जरा, जो फाइनल सिनेरियो आपको दिखाई पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। देखिए फाइनली आपको क्या कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, बताइएगा। देखिए भाई ये ऐसे रिपेल करके इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये इस पे फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन से इस तरीके से भाग जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक। ये वाला पार्टिकल कहीं यहां भाग गया होगा, ठीक, बहुत दूर, करेक्ट। क्यों, मास अभी भी इसका m2 ही रहेगा, m2 था ना मास, यस। और मान लो कि अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 इज इक्वल्स टू हो गई v2, ठीक है। और यही v2 आपको निकालना है, ठीक। और ये भागते भागते कहीं यहां बहुत दूर पहुंच गया आपका, ठीक, यहां कहीं पहुंच गया। इसका चार्ज तो अभी भी आपका q है, मास m1 है, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो गई, और यही v1 v2 आपको निकाल के लेके आना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। उसने कहा टू पार्टिकल ईच ऑफ चार्ज q एंड मासेस m1 m2 आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट a एंड b, a और b से। ये पॉइंट a है आपका, कहां गया, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है ना। इसको उसने बोला पॉइंट a और इसको उसने बोला पॉइंट बी, रिलीज कर दिया रेस्ट से। अच्छा, रेस्ट से अगर रिलीज किया है तो ध्यान सुनिए, रेस्ट से, इसको रेस्ट से रिलीज किया है तो वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक। इसको भी रेस्ट से रिलीज किया है तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 0, करेक्ट। और ये जाते गए इस तरीके से। तो उसने बोला कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल, नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल। मतलब समझो हमें हमें दोनों के बीच में भाई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो लग रहा होगा ना, ग्रेविटेशन वाला। मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करके चलना है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करके चलना है, समझ में आई बात, ठीक है ना। अब आइए इस क्वेश्चन की अप्रोच हम लोग देखते हैं। देखिए ये बताइए कि जब ये बहुत दूर इस तरीके से चले जाएंगे तो इनफाइनाइटली सेपरेट हो जाएंगे, बोलिए ये सोनो भाई। अगर ये इस तरीके से बहुत दूर चले जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइटली सेपरेट हो गए, करेक्ट। अब देखिए अगर आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आप जा सकते हो, है ना भाई। अगर आप चाहो तो आप ये लगा सकते हो, क्या, वर्क टोटल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फिर से वही लफड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस r इंक्रीज कर रहा है तो r यहां वेरिएबल हो जाएगा। तो भाई फोर्स भी तो वेरिएबल होगा, तो वर्क कैसे निकालोगे, समझे, फंस गए। तो अब कैसे जाएं, तो ये तरीका तो वैलिड है नहीं आपका। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लीजिए, कोई भी फ्रिक्शन वगैरह है नहीं यहाँ पर, कोई भी भाई कोई भी फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पर। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते। मतलब समझो आप क्या करते हैं यहाँ पर, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप बोलते सर इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, ठीक। और इनिशियल एनर्जी जो होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का सम इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी काइनेटिक फाइनल और पोटेंशियल फाइनल। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब वैल्यू लिखते जाइए जरा, चलिए मुझे बताइए जरा, इनिशियली अगर आप देखते तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रखते, बताओ जल्दी से देख के। दोनों अगर रेस्ट पे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी टोटल, 0।
भाई इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। ठीक, अब इनिशियली दोनों को यहां पे पकड़ के रखा था इस तरीके से, तो इस पूरे सिस्टम में जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो K इंटू Q1 इंटू Q2 यानी कि Q इंटू Q, तो Q का स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस R इज इक्वल्स टू। ठीक, अब जरा ध्यान से बताइएगा भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, इसके पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m1 इंटू वी1 का स्क्वायर, और प्लस इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास, हाफ m2 इंटू वी2 का स्क्वायर। ये तो हो गई भाई काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आप मुझे बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो, देखते हैं ये कौन बताएगा। भाई अगर ये इनफाइनाइटली सेपरेट हो गए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, जीरो। भाई क्यों सर, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही मानी जाती है। भाई अगर ये बहुत दूर चले गए तो दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा नहीं, कोई इंट्रैक्शन तो रहेगा नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होगी। ठीक, तो जो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप रखेंगे वो आप जीरो रखेंगे, करेक्ट। अब जरा ध्यान से चेक करिए इक्वेशन क्या बन के आ रही है यहां से, अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो इक्वेशन आपके पास यहां से क्या बन के आ रही है भाई, देख लेते हैं। इक्वेशन बन के आ रही है हमारे पास, देखिए K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में R इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताइए जरा, क्वेश्चन में m1 m2 गिवन है, बोलो हाँ। भाई मैंने थोड़ी ना, मास तो उन्होंने दिया हुआ है भाई, m1 m2 नोन है, ये देखिए m1 एंड m2 नोन है, बोलिए यस और नो। Q आपका नोन है, ठीक, तो R आपका नोन है क्योंकि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R था इनिशियली, पढ़ लो कहां गया, R आपको दिया हुआ है, तो ये सब आपका गिवन है, ये सब कांस्टेंट है ना। तो अननोन क्या क्या है बताइए, कितने अननोन्स हैं इस इक्वेशन में, आपके पास कितने अननोन है, देख के बताइए। v1 एंड v2 टू अननोन्स, v1 एंड v2 आर टू अननोन्स, यस और नो। भाई दो अननोन है तो इक्वेशन तो एक ही है, अब कैसे करें भाई, कम से कम दो इक्वेशन बनानी है आपको, पड़ेंगी कि नहीं बनानी पड़ेगी बताइए, है ना। तो अब दूसरी इक्वेशन हम कहां से लेके आए, दूसरी इक्वेशन हम कहां से लेके आए, ठीक। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं क्लास 11th की, अगर आपको याद हो बच्चों, यहां पर आइए जरा, देखिए देखिए क्लास 11th में क्या आपने, देखिए काइनेटिक एनर्जी, अब मैं के से काइनेटिक एनर्जी दिखा रहा हूं, संभाल लेना। काइनेटिक एनर्जी जो होता था वो होता था आपका हाफ mv स्क्वायर, बोलिए हाँ। आप अगर इसमें एक काम करेंगे, मास से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए हाफ मास से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और मास से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, एक मास से ऊपर एक मास से नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू एम, एम का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, और m स्क्वायर v स्क्वायर मोमेंटम होता था आपका, सॉरी p इज इक्वल्स टू m इंटू v होता था, तो mv स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, मतलब m स्क्वायर v स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ये p स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक, अपॉन में 2 इंटू एम। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता था क्या, p स्क्वायर अपॉन में 2m होता था, बताइए भाई। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता था मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक। अब ये मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया, आप ये देखिए जरा, इस पूरे सिस्टम में, देखिए इस पूरे सिस्टम में अगर आप ध्यान से चेक करें भाई, वेलोसिटी और कहां से आएगी भाई, v1 v2 टू अननोन है, तो एक तो इक्वेशन हमने बनाई वेलोसिटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से, दूसरी कहां से बनाओगे, क्या कुछ और भी कंजर्व हो रहा है, मोमेंटम, कैसे, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये आप 11th क्लास से सोचोगे, एफ एक्सटर्नल कितना है, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, बताइए क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो। भाई भूल गए हो क्या, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो होता था तो आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर नेट टॉर्क जीरो होता है, कोई टॉर्क नहीं है, तो आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो, याद है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट यहां पे मिक्स हो जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना। तो देखिए दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आप ये वाली लगाओगे अपनी थिंकिंग, करेक्ट। अब सुनिए, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। अब P इनिशियल कितना है आपके पास, जीरो है, चेक कर लो भाई, चाहे इसका मोमेंटम हो चाहे इसका, दोनों रेस्ट में, तो m इंटू वी जीरो, m इंटू वी जीरो, करेक्ट।
तो फर्स्ट वाले इनिशियली मोमेंटम आपका टोटल दोनों का 0 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले का भी 0, सेकंड वाले का 0। फाइनल मोमेंटम अगर आप देखोगे तो फाइनल मोमेंटम अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो देखिए इसका मोमेंटम होगा m2 v2 i कैप, भाई ये इधर जा रहा होगा ना इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो m2 v2 और प्लस का i कैप, ठीक, और प्लस सेकेंड पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा इसका वेक्टर फॉर्म में ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो m1 v1 माइनस आई कैप, ठीक, m1 v1 इंटू माइनस आई कैप, करेक्ट, ओके। अब अगर आप देखोगे तो यहां से हो जाएगा m2 v2, ठीक है। अब मैं इसको आई कैप हटा दे रहा हूं, बस ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, बस आपको मैं कह रहा था आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, बस इससे डायरेक्शन मिल जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो आप देख सकते हो m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। कुछ लोग सोच रहे होंगे आई कैप क्यों हटा दिया, वो यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू 1 है भाई, बस डायरेक्शन के लिए हमने माइनस लगाया, इधर चला गया, और वैसे भी आपको पता है कि अगर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 हमारे पास हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है? ये क्यों आया? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वेक्टर फॉर्म में लिखा तब जाके रिलेशन मिला कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। कोई समस्या जल्दी से बताइए। अब यहीं पर अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, रुक जाइए, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, रुक जाइए, लेकिन इफ, बस स्पेशल चीज है, इफ m1 इज इक्वल टू m2 अगर हो जाता, मान लो अगर m1 इज इक्वल टू m2 अगर हो जाता, जैसा कि उसने पहले ही बोला था कि दोनों का मास इक्वल, अगर एग्जाम में दोनों का मास इक्वल दे दिए तो आप खुद सोचो क्या होगा आपका, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, m1 से m2 कैंसिल, तो v1 इज इक्वल्स टू v2, यानी कि दोनों ही पार्टिकल अगर दोनों का भार सेम है, दोनों का मास अगर सेम है, तो दोनों आपको सेम वेलोसिटी से जाते हुए नजर आएंगे, है ना, दोनों आपको सेम वेलोसिटी से जाते हुए नजर आएंगे, करेक्ट। v1 इज इक्वल्स टू v2 आ जाता, ठीक, और v1 इज इक्वल्स टू v2 अगर हमारे पास आ जाता तो हम इस इक्वेशन में v2 की जगह v1 पुट करके, है ना, m1 q के क्यू स्क्वायर अपॉन आर के टर्म्स में हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों का मास अलग अलग है, इसीलिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बना लिया, है ना। अगर दोनों का मास अलग अलग है तब कैसे सॉल्व करोगे भाई? अगर सुन लो ध्यान से, अगर मास इक्वल होता तब तो बहुत आसान होता, मानते हो कि नहीं भाई? v1 इज इक्वल टू v2 आ जाता तो v2 की जगह आप v1 रख देते हैं यहाँ पे, और एक इक्वेशन बन जाती है यहाँ v1 में, और v1 आप सॉल्व कर लेते हैं, तब तो आसान था। हमने डिफिकल्ट कर दिया जानबूझ के, हमने इस क्वेश्चन को, देखिए उसने आपको बोला था कि दोनों के मास सेम है, लेकिन मैंने डिफिकल्ट बना दिया, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है डिफिकल्ट वाला। सर वो कैसे करेंगे? आइए दिखाता हूं, देखिए जरा ध्यान से, डिफिकल्ट वाला कैसे करोगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यूज करेंगे यहां पर, आइए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हम लोग यूज करेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ, यही था ना, m2, जानबूझ के मैंने इसको डिफिकल्ट कर दिया ताकि हर एक केस को हम लोग हैंडल कर लें क्लास में। ये देखिए यही था हमारे पास इक्वेशन, ठीक। अब सुनो, ये बताओ, आप चाहो तो डायरेक्ट क्या लिख दो, आप चाहो तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी की जगह p स्क्वायर अपॉन में 2m लिख दो, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी तो है, ये काइनेटिक एनर्जी ही तो है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, चलो मैं करके दिखा देता हूं, हाफ, ठीक है, m1 v1 स्क्वायर, आप एक काम करिए m1 से डिवाइड कर दीजिए और m1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, समझे, ये चीज है। और यहां पर हाफ m2 v2 स्क्वायर, आप m2 से मल्टीप्लाई करिए, m2 से डिवाइड करिए, ठीक। तो यहां से आपके पास बन जाता k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा जरा, ये m1 का स्क्वायर इंटू v1 का स्क्वायर, तो p1 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन p1 इज इक्वल्स टू p2 है। अरे भैया यहां से चेक कर लो ना, ये देखो दोनों बराबर है ना, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 है, लेट अस से इसको हमने p बोल दिया बस, ठीक। तो m1 v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, ये जो पूरा बनेगा ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए, अपॉन में m1, ठीक, और प्लस ये पूरा बनेगा हाफ m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में m2। अब सुनो, मैं यही बात तो तुमसे कह रहा था डायरेक्ट कर लो, मैंने तो करके दिखाया, कोई लोग कंफ्यूज ना, मैं यही तो कह रहा था कि ये काइनेटिक एनर्जी लिखी फर्स्ट पार्टिकल की, तो आप चुपचाप क्या कर देते, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p स्क्वायर अपॉन में 2m, p स्क्वायर अपॉन में 2m कर देते, ये देखो यही तो आ रहा है, क्या आ रहा है, p स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू m1
हो जाएगा, मास की जगह m1 हो जाएगा। और p क्यों लिया, क्योंकि दोनों m1 p क्यों लिया समझ रहे हो ना, दोनों जगह p1 p2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि p1 इज इक्वल टू p2 हो जाए, मतलब आप समझ रहे हो ना, m1 v1 m2 v2 दोनों को हमने p मान लिया ना इसलिए, ठीक है। और यहां से भी आप डायरेक्ट करते ना भाई, ये आपकी किनेटिक एनर्जी तो लिखी हुई है, तो आप इसको डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे, पी स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स m की जगह m2 आ जाता, बस आप डायरेक्ट कर लेते, वही तो आ रहा है, पूरा करके आपको दिखा दिया मैंने, ठीक, ये हो गया करेक्ट। अब मेरी बात को ध्यान से जरा यहां पर समझिए, ठीक, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आप देखोगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2, इसको अगर आप कॉमन लेते तो आपके पास क्या बचता, ये देखिए ऐसा कुछ, सही है। अब आपके पास क्या होता कि क्यू स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट, ये आता है करना m2 प्लस m1 यानी कि m1 प्लस m2, कुछ ऐसा आता, m1 एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा आता, बताइए कुछ ऐसा आता, बताइए। अब आप लोग को पता है, जिसको नहीं पता तो सुन लो भाई, आपका रिड्यूस मास क्या होता था, आपका म्यू रिड्यूस मास क्या होता था, m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2, इसको ही हम लोग रिड्यूस मास बोलते थे, बस कुछ नहीं, नाम है इसका, m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2 रिड्यूस मास होता है। जिसको नहीं पता तो सुन लो भाई, ठीक, जिसको नहीं पता तो सुन लो, ठीक है। अब जरा ध्यान से चेक करिए, तो ये क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ म्यू लिखा हुआ है, ठीक, तो यहां से हो जाता के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू, ये म्यू नहीं, ये 1 अपॉन म्यू है, क्योंकि म्यू इतना होता है, ये 1 अपॉन म्यू है, म्यू का रेसिप्रोकल, तो यहां से होता आपके पास k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू 1 इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू। अब इसको इधर भेजिए, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू, 2 इंटू म्यू इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में, सही कर रहा हूं, r चेक कर लो, यही आता, बताइए। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाती, p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू के, 2 म्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हो जाता। तो यहां से p इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान देना, क्यू स्क्वायर आपका क्यू बाहर आ जाता, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू के अपॉन में r हमारे पास होता। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, ठीक। अब हमें पता है एक बार p किसके इक्वल था, m1 v1 के, और p किसके इक्वल था, m2 v2 के। तो एक बार हम p की जगह क्या रखते, एक बार हम ये वाले p की जगह रखते m1 v1 इज इक्वल्स टू, और वैल्यू तो यही रहती 2 म्यू के अपॉन में r, और यहां से हम v1 निकाल लेते, तो v1 इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय m1 इंटू 2 म्यू के अपॉन r हमारे पास आता, ठीक। और इसमें आप म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका v1 आ जाएगा, म्यू की वैल्यू इसीलिए मैंने सेपरेटली आपको दिखा दी, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक, पुट करोगे आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक। उसके बाद यहीं पर अगर आप p की जगह आप क्या ले लेते, m2 v2, तो हमारे पास आता q रूट ओवर 2 म्यू के अपॉन में r, ठीक। तो यहां से v2 इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय m2 रूट ओवर 2 म्यू तो रख लोगे ना भैया, म्यू की वैल्यू तो रख लोगे ना, अपॉन में r, ये लीजिए, ये आपका v2 आ गया। तो इस तरीके से आप v1 और v2 निकाल सकते। अब देखो v1 और v2 किसके टर्म्स में आया हुआ है, q मास, यहाँ पे मास आ जाएगा m1 m2 म्यू में, है ना, k r सब कुछ नोन है, करेक्ट। तो v1 v2 आप इस तरीके से निकाल लेते, करेक्ट, ओके।